बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, और कोरोना काल के समय में भी हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों पर मेहनत करते हैं और ताकि हमारे घरों तक अनाज पहुंच सके। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बना रहा है प्लास ब्रांड। प्रो एवं उसके आवास के साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 31 लाख ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को सखी मंडल के रूप में संगठित कर उन्हें कृषि, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वनोपज संग्रहण इत्यादि आजीविका के विभिन्न स्रोतों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही इन महिलाओं के उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों की बिक्री के लिए प्लास के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है। इस प्लास ब्रांड के अंतर्गत सभी कार्य संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग के साथ ही मार्केटिंग इत्यादि का कार्य इन्हीं महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्लास ब्रांड के अंतर्गत आटा, मड़ुआ, ब्राउन राइस, दाल, मसाले, शहद, चॉकलेट, साबुन इत्यादि का भी बहुत सारे उत्पादन उपलब्ध हैं। मौसम में सुकरों में चर्म रोग लगने की संभावना रहती है, जैसे बाल झड़ने, चमड़े में दाने निकलना या खुजली इत्यादि। इन चर्म रोगों से बचने के लिए सुकरों के आवास और सुकरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुकरों को नियमित नहाना चाहिए। साथ ही आवास की भी नियमित सफाई करने से चर्म रोग लगने की संभावना कम हो जाती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक है वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किसी उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते समय आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना टीके की दोनों खुराक अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का भी हाल जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए
भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती करते हैं। ग्रीष्मकालीन जो सब्जियां होती हैं उसमें पौष्टिक की मात्रा बहुत होती है और किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें आय भी किसान भाई बहन बहुत कमाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि ग्रीष्मकालीन बोदी की सब्जियों की खेती कैसे करें और उसकी सामयिक देखभाल कैसे करें। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। पिछले कुछ वर्षों में बोदी सब्जी की मांग बढ़ी है, खासकर होटलों में इसकी डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में जाहिर है कि उत्पादन भी बढ़ा है। झारखंड में भी किसान भाई अपने खेतों में इसकी खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि जानकार कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर आप बोदी की खेती करना चाहते हैं तो कुछ अहम बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ग्रीष्मकालीन बोदी की अगर बात करें और इसका समसामयिक देखभाल की, किसान भाइयों का जो है ग्रीष्मकालीन बोदी का जो है फसल जो है खड़ी फसल जो है खेत में लगी हुई होगी और उसमें अभी जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो है जल प्रबंधन का, सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस समय जिस तरह का जो है तापमान चल रहा है, इतना बढ़ा हुआ तापमान है, इसमें जो है फसलों को जो है सिंचाई का प्रबंधन अगर किसान भाई सही से नहीं करेंगे तो उसका फसल पे उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा, उसका फूल झड़ने लगेगा और उसका उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि जब इसका जो है सिंचाई जो है खेत में जो है नमी बना रहे, इसका भरपूर ध्यान रखें और नमी के हिसाब से जो है 1-2 दिन के अंतराल में जो है इसमें जो है सिंचाई करते रहें। इसके लिए किसान भाई अगर प्लास्टिक मल्च पे अगर अपन फसल को लगाते हैं, टपक सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं तो इसमें जल का अच्छा प्रबंधन होता है। इसमें जो है आपको कम पानी में जो है
फसलों के जड़ के पास जो है बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जिससे जो है फसल को जो है पानी अच्छी मात्रा में मिल जाता है और उससे उसका बढ़वार और पैदावार काफ़ी अच्छा होता है। बोदी की बुआई जून जुलाई में की जाती है। बीज दर की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज देना चाहिए। बोदी की उन्नतशील किस्म YV9 है। दूसरा चीज़ है खरपतवार का नियंत्रण। किसान भाइयों, अगर आप बोदी गर्मा की बोदी किए हैं तो जो है खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खरपतवार उस समय फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है जब दोनों की बढ़वार की स्थिति रहता है, दोनों ग्रोथ के पीरियड में रहता है। उस समय जो है अगर आप खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका फसल के उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है, उसका विकास रुक जाता है, क्योंकि ये जो खरपतवार जो है ये फसलों के जो है पोषक तत्वों को जो है ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उसमें खरपतवार ज़्यादा होते हैं और आपका फसल कम होता है। तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो है आप 2 से 3 बार जो है निकाई गुड़ाई अगर आप समय पे करते हैं तो खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है। खासकर जो है किसान भाई कभी कभी जो है ना खरपतवार का नियंत्रण करते हैं लेकिन समय के बाद करते हैं, तो जब सीड बन जाता है तो एक तो उसका पोषक तत्व को खींच लेता है और पौध का बढ़वार उत्पादन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और उसका सीड जो गिरता है तो अगला जो फसल आता है तो उसमें भी जो है खरपतवार बहुत तेज़ी से आता है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि खरपतवार का नियंत्रण जो है ससमय करें, उसमें फ्लावर आने के समय ही आने से पहले अगर खरपतवार का नियंत्रण कर लेते हैं तो उससे जो है पोषक तत्व भी पौधों को मिल पाएगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा हो। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 100 ग्राम बीज पर्याप्त है। खेत की तैयारी करके किसान लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और बीज रोपण 8 से 10 इंच की दूरी पर करें। इसके अलावा जो है अभी जो है आपका फसल जो है खड़ी फसल जो खेत में लगा हुआ है तो उसमें जो है एक कीट जो है थ्रिप्स कीट जो है उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ये कीट जो है ना टहनियों को और मुलायम पत्तियों को जो है चूसता है और वहाँ पे जो है मधुस्राव करता है और वहाँ काला बन जाता है, जिससे जो है आपको जो है फसल को नुकसान होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई सबसे पहला उपाय करेंगे कि अगर इस कीट का प्रकोप शुरुआत में कम मात्रा में है तो उसका जो है कटाई छटाई अगर कर देते हैं, उस संक्रमित भाग को अगर कटाई छटाई कर देते हैं तो भी इसका नियंत्रण हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ जाता है तब जो है नीम आधारित जो है कीट का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं। थ्रिप्स कीट में जो है किसान भाई जो है नीम का खल्ली का अगर आप प्रयोग करते हैं या नीम का पत्ती को जो है गलाकर और उसका अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी जो है थ्रिप्स कीट का जो है प्रकोप को रोका जा सकता है और उससे जो है फसल का उत्पादन बढ़ सकता है। दूसरा चीज़ होता है कि स्टेम और मतलब तना और फल बेधक की जो है कीड़ा जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है। मारुका करके जो है ये जो है कैटरपिलर जो है ये जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसका जो है अंडा जो देता है फ्लावर के नज़दीक ही जो है इसमें जो है अंडा दे देता है और इसका जो है लार्वा जो है फल में घुस जाता है और उसको खाते रहता है, जिससे फसल का नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों इसके लिए जो है नीम आधारित कीटनाशक का अगर आप प्रयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तो इसका प्रकोप को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ट्राइजोफॉस दवा जो है 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं तो ये जो है मारुका जो है से आपका जो है निदान मिल सकता है। इसके अलावा अगर बीमारी की बात करते हैं तो मोजाइक वायरस का प्रकोप इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखते हैं। आप देखते होंगे कि ये जो है पत्ती जो है किकुड़ने लगता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उसका पत्ती जो है रंग जो है ना हल्का पीला हो जाता है। तो मोजाइक वायरस के नियंत्रण के लिए किसान भाई जो है रेसिस्टेंट वैरायटी का जो है प्रतिरोधी किस्म का अगर आप किसान चुनाव करते हैं तो जो है इसका अच्छा उपाय है। और दूसरा है कि आप जो थ्रिप्स कीट जो है ना ये भी जो है मोजाइक वायरस को बढ़ावा देता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वायरस से होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो है कीटनाशक में जो है नीम आधारित कीटनाशक का अगर किसान भाई प्रयोग करते हैं तो इसका निदान किया जा सकता है। बोदी 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 एकड़ से लगभग 2.5 क्विंटल बोदी तैयार होती है। इस प्रकार खेत सितंबर के अंतिम माह तक खाली हो जाता है।
किसान भाइयों, अगर उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो शुरुआती दौर में है जो है आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो होता है, गोबर खाद जो है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेतों में किसान भाई को देना चाहिए। उसके अलावा जो NPK का अगर बात करेंगे तो NPK जो है 40, 60 और 50 के जो है प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर किसान भाई उसका प्रयोग करते हैं तो जो है इसका उत्पादन में वृद्धि होता है। यूरिया की नत्रजन की अगर बात करते हैं, नत्रजन जब भी किसान भाग दें तो उसको 3 भाग में बांट लें। पहला जो है 1 भाग जो है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो है 1/3 मात्रा जो है खेत में मिलाए। उसके बाद 2 जो है उसको खड़ी फसल के रूप में जब आप निकाई गुड़ाई करते हैं या मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय जो है शेष भाग को जो है अगर आप खेत में देते हैं तो उससे जो है भी है उर्वरक का प्रबंधन हो जाता है, उत्पादन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपका फसल काफ़ी अच्छा होता है। हम ग्रीष्मकालीन बोदी की देखभाल की बात कर रहे हैं सर, तो अभी चलते चलते और हमारे किसान भाइयों को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जो उनकी पैदावार अच्छी हो? किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन बोदी में अगर बात करते हैं तो इसमें तो ज़्यादातर जो है बोदी जो 2 तरह का होता है, एक झाड़ीदार होता है, एक लत्तीदार होता है। तो ग्रीष्मकालीन में हम लोग जो है झाड़ीदार बोदी का प्रयोग करते हैं। हमारे अनुसंधान केंद्र से स्वर्ण मुकुट एक वैरायटी है जिसका जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, रोग रोधी भी है, मोजाइक वायरस से भी जो है रेसिस्टेंट है। तो जब भी किसान भाई ग्रीष्मकालीन बोदी लेते हैं तो सबसे पहले है कि जो है क्रॉप रोटेशन पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर फसल लगाना है शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले जो है उसके पहले वाली फसल का जो है अवशेष को जो है निश्चित रूप से आप हटा दें। उसके बाद ही अगर आप फसल लगाते हैं तो जो है आपका जो है कीट और प्रकोप जो है रोग से जो है निदान मिल सकता है और आप अच्छी फसल की कामना कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है खरीफ दलहन की उन्नत खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो दलहन की खेती करते हैं, तो उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्नत तरीके से खेती कैसे करें जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। यानी जितने भी सब्जियां हैं ये सभी को सीधे बीज बुआई की जाती है। अधिकतर जैसे कि आपको इन सभी का सीड रेट सेम छोड़ करके बाकी का सीड रेट 75 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से होता है, जिसमें कि सोयाबीन है, फ्रेंच बीन है, बोदी है और सेम का 25 से 30 किलो सीड रेट होता है। सेम में अगर आप लगाने चलेंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित किस्म है भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी स्वर्ण उत्कृष्ट और स्वर्ण ऋतुवर इनका हम लोग खेती कर सकते हैं। इसी तरह से यदि सोयाबीन की बात करते हैं तो स्वर्ण वसुंधरा लगा सकते हैं। तो लगाने का क्या समय होगा सर? खेत को बढ़िया से पहले जुताई करें 3 से 4 बार, पट्टा दे लें, पट्टा देने के बाद में लाइन करें और लाइन पर जो है सो ये लगाना होगा। लेकिन बरसात का मौसम में है ये ध्यान दें किसान भाइयों, अगर आपका खेत ज़्यादा ढलवा है तब तो आप सीधे लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यदि ढलवा नहीं है, अगर उसमें 5% से कम यदि ढाल है आपके खेतों में तो आप डायरेक्ट बुआई न करें बल्कि मेड़ तैयार करें और मेड़ पर इनका बुआई करें। इसके जी और अगर वे झारखंड में अब ये देखा जा रहा है कि किसान भाई बहुत सारा टाड़ ज़मीन जो था उसको भी क्यारी टाइप का बना दिए हैं, तो वहाँ पर भी वो उसको उसी तरह से मेड़ और नाला पद्धति पर ही बुआई करें। और इससे क्या होगा कि बरसात के दिनों में जो पानी ज़्यादा बरसेगा वो जो हमारा पौधा है उसके जड़ के पास जमा नहीं होगा बल्कि नालियों के द्वारा उसे हम खेत से बाहर कर सकते हैं। तो उर्वरक की क्या मात्रा है? उर्वरक की बात है तो ये सभी चूँकि दलहनी फसल है इसलिए किसान भाई ध्यान दें तो इनमें आपको नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ेगा, स्फूर और पोटास का मात्रा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग जितने भी दलहनी फसल है इसमें 25-50-25 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का किलो में प्रति हेक्टेयर अनुशंसा करते हैं। कीटाणुओं से बचाने के लिए क्या क्या रोकथाम है? बीजोपचार कितना जरूरी है? बीजोपचार ये दलहनी फसल है तो इसमें अगर इन फसलों का राइजोबियम कल्चर यदि उपलब्ध हो किसान भाइयों को तो राइजोबियम से अगर उपचारित कर ले तो इसमें उनको जो नाइट्रोजन का जो समस्या है वो ऑलरेडी
प्राकृतिक रूप से ही पूरा हो जाएगा। 30 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से राइजोबियम अगर व्यवहार करते हैं तो इनके पौधे में ऑलरेडी नाइट्रोजन तैयार हो जाएगा प्रकृति के द्वारा। और लेकिन तब भी प्रथम बार जो नाइट्रोजन देना होता है वो जरूर दें, क्योंकि शुरू में राइजोबियम दे देने का मतलब ये नहीं कि तुरंत वो जो है सो पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन चालू ही कर देगा। हाँ, दूसरी बार जो देते हैं 25 से 30 दिनों के बाद में वो ई के रूप में छींटा के रूप में या जड़ों के पास में वो करने की जरूरत नहीं है। यदि राइजोबियम प्रयोग किए हुए हैं किसान भाई तो। और इसके अलावे में ये सभी चूँकि ये हैं दलहनी फसल हैं तो बरसात में इन पर भुआ पिल्लू लगने की संभावना रहती है। तो भुआ पिल्लू का रोकथाम के लिए किसान भाई ध्यान देंगे कि खेत में जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी दिखाई दे दिया अगर पत्ता ऊपर से कि उजला टाइप का हरापन के छोड़ के, तो उसको उलट के हुए देखेंगे तो नीचे में उनको छोटे छोटे उसके जो है सो भुआ पिल्लू के ये क्या बोलते हैं कैटरपिलर उसमें नज़र आते हैं। तो उनको वे ले करके और मसल करके पैरों से और ख़त्म कर दें। इन पर दवाइयाँ जो हैं उतनी कारगर नहीं होते, इसको मानवीय रूप से ही इनको निराकरण करना पड़ेगा किसान भाइयों को। लेकिन अभी तो जैविक खेती की बात हो रही है सर, जी जैविक विधि से कैसे हम अपने कीट रोग का निदान कर पाएंगे? जैविक रूप से हम लोग अभी जैविक रूप से जो ये है इसमें हम लोग एक तो राइजोबियम से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हो जाएगा। दूसरा कि अगर किसान भाई अगर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से उपयोग करे तो रोग की संभावना कम हो जाएगी। इनके अलावा में अगर कोई कीट लगता है तो कीट के लिए नीम आधारित जो दवाइयाँ हैं बाजार में उपलब्ध, उनको 1 लीटर में 5 ml घोल करके वे किसान भाई अपना काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ का तो मिट्टी सर अम्लीय है, तो उसके लिए क्या खेत की? हाँ, दलहनी फसलों में ये बहुत बड़ा सवाल है कि दलहनी फसल तभी अच्छा करते हैं जब ये मिट्टी जो है सो वो न्यूट्रल हो। और हमारे झारखंड की मिट्टी अम्लीय है तो यहाँ पर उनको खेतों में बूझा चूना का प्रयोग करना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर 4 क्विंटल, और वो भी तब जब वे लाइन में इसकी खेती करते हैं तब। यदि बहुत सारा किसान भाई देखते हैं कि यहाँ पर बोदी की खेती छीटा विधि से कर देते हैं, तो छीटा विधि से कीजिएगा तो यही मात्रा आपको 10 गुना हो जाएगा। इसीलिए 10 गुना देने से बचना है तो आप सीधे लाइन से खेती करिए, जिससे कि और भी जो निकाई गुड़ाई वगैरह होता है या खाद वगैरह देने की बारी आती है उसमें भी आपको उससे हेल्प मिलता है। साथ ही साथ ये चूने का भी जो व्यवहार करना है वो 4 क्विंटल में आपका काम चल जा रहा है। कौन सा किस्म है जो दलहनी फसल की सर आपने चर्चा किया, कौन सा ऐसा? हाँ, वही बात कर रहा था, फ्रेंच बीन और बोदी, ये दोनों में 2 तरह के ये होते हैं, किस्म होते हैं। एक लत्तेदार वाली होती है, एक झाड़ीदार होती है। जैसे कि फ्रेंच बीन है, फ्रेंच बीन में स्वर्ण लता जो है सो वो लत्तेदार फसल है। अगर झाड़ीदार है तो झाड़ीदार वो स्वर्ण प्रिया है। इसी तरह बोदी में आ जाएंगे तो बोदी में वो लत्तेदार फसलें सभी हैं। इसके लिए स्वर्ण हरिता है, स्वर्ण सुफला है, इनका वे प्रयोग कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छी कमाई हो सकती है। इससे पैसा भी आता है, साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई बरसात के दिनों में अगर सिंचाई 15-20 दिन नहीं हो तभी किसान भाइयों को इन फसलों में सिंचाई करने की, एक बार वो भी हल्की सिंचाई आप नाली और मेड़ विधि से कर रहे हैं तो मात्र 1/3 नाली को पानी देंगे और बाकी ऊपर 2/3 हिस्सा खाली रहेगा, वो अपने आप पानी मिट्टी खींच लेगा। अंत में चलते चलते दलहनी सब्जी की खेती के बारे में और क्या सलाह देना चाहेंगे? दलहनी खेती के लिए किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि ये अगर किसान भाई अगर सेम की खेती अगर 15 मई तक में यदि बीज की बुआई कर लेते हैं प्रकाश असंश्लेषी किस्म का, तो उसका तुड़ाई उनको जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है और उस समय ये सेम झारखंड में 300 रुपये किलो से ज़्यादा में बिकता है। उसके लिए जो प्रकाश असंश्लेषी किस्में हैं ये हार प्लांडू रांची की, उनका वे प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियां आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और हमारा पिन संख्या है 834001।
जाते जाते एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो कोरोना काल के इस समय में आप 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें, भीड़ में जाने से बचें और कोविड का टीका ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।